नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास इकोनॉमी टुडे, जहां पर रहती है कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी नजर। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। दुनिया के सबसे बड़े बैंक पर साइबर अटैक। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना पर रैंसमवेयर का खतरा। चीन का दावा, केवल अमेरिकी यूनिट में आई है साइबर अटैक की खबर। बोइंग और यूके की रॉयल मेल पर भी खतरा गहराया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मुखिया जेरेम पावेल ने एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए। वॉशिंगटन में आईएमएफ कॉन्फ्रेंस में बोले पावेल, अगर आगे मौद्रिक सख्ती की जरूरत पड़ी तो फैसले लेने से नहीं हिचकेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का भारत के यूपीआई को जापान की स्थानीय तेज भुगतान प्रणाली से जोड़ने का सुझाव। ये प्रस्ताव सिंगापुर की तेज भुगतान प्रणाली के साथ यूपीआई के सफल जुड़ाव के बाद आया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से दुनिया के सबसे बड़े बैंक पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा है। इससे पहले मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है। मूडीज का मानना है कि देश में मजबूत घरेलू मांग के चलते आगे भी विकास की रफ्तार ऐसे ही कायम रहेगी। मूडीज ने अपने ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक 2024-25 में कहा कि प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक बैकग्राउंड की वजह से निर्यात कमजोर है, लेकिन घरेलू मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। मूडीज ने उम्मीद जताते हुए कहा कि भारत की रियल जीडीपी 2023 में करीब 6.7%, 2024 में 6.1%, 25 में 6.3% की दर से बढ़ेगी। भारत की आर्थिक वृद्धि दर जून तिमाही में 7.8% रही, जो मार्च तिमाही में 6.1% थी। घरेलू खपत 6% बढ़ी है, साथ ही पूंजीगत व्यय और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में तेजी आई है। इससे जीडीपी मजबूत हो रही है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती सितंबर तिमाही में भी जारी रहेगी। मूडीज ने आगे कहा कि जीएसटी संग्रह, बढ़ती वाहनों की बिक्री, बढ़ता उपभोक्ताओं का विश्वास और डबल डिजिट की क्रेडिट ग्रोथ से पता चलता है कि मौजूदा त्योहारी सीजन के बीच शहरी उपभोग की डिमांड में भी बढ़ोतरी रहेगी। टोक्यो में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक सिंपोजियम को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने भारत की यूपीआई व्यवस्था को जापान के साथ जोड़ने की वकालत की। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत फिनटेक कंपनियों की संख्या के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। इस सेक्टर में साल 2030 तक करीब $200 अरब की कमाई हो सकती है। वहीं साल 2030 तक दुनिया की पूरी जो फिनटेक इंडस्ट्री है, उसमें भारत के फिनटेक का योगदान 13% रहने की उम्मीद है। सितंबर महीने में यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम 11 बिलियन यानी 11 अरब ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने यूपीआई के जरिए लेन देन किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आज भारत की संभावनाओं के प्रति विश्वास जो है वो ऑल टाइम हाई है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए भारत अब दोनों देशों के बीच, मतलब भारत और जापान के बीच विकास और समृद्धि की एक नए युग की शुरुआत करने के लिए जापान को एक करीबी भागीदार के रूप में देखता है। भारत कुछ ही दिनों में रोशनी का त्यौहार दीपावली मनाएगा, और जापान के हमारे करीबी साझेदार के रूप में मुझे यकीन है कि उगते सूरज की भूमि हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारे लोगों की भलाई को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारी आत्माओं को रोशन करेगी। और दुनिया के सबसे बड़े बैंक पर साइबर अटैक की खबर सामने आई है। खबर यह है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बैंक इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना पर साइबर अटैक हुआ है। जानकारों का मानना है कि लॉकबिट के नाम से जाने वाले एक साइबर गिरोह पर दुनिया के सबसे बड़े ऋणदाता आईसीबीसी की अमेरिकी इकाई के खिलाफ रैंसमवेयर हमले की साजिश रचने का संदेह है। हालांकि इन सूत्रों ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। चीन के इस बैंक का मानना है कि खतरा केवल अमेरिकी यूनिट को हुआ है। हमले की वजह से पूरे अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में व्यवधान उत्पन्न हो गया है, कुछ लेन देन विफल भी हो गए हैं और कारोबारियों को कहा गया है कि वो अपने सौदे फिर से करें। लेकिन खबर आ रही है कि इस अटैक से बैंक से जुड़े जो बड़े ग्राहक हैं, जैसे कि बोइंग
और यूके की रॉयल मेल पर भी साइबर अटैक का खतरा गहरा गया है। इस रैंसमवेयर अटैक में फाइल को एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है और अटैकर्स इन फाइल्स को खोलने के लिए फिरौती की मांग करते हैं। आईसीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट में स्वीकार किया है कि साइबर अटैक से उसके सिस्टम्स में खराबी आई है, लेकिन हेडक्वार्टर और विदेशों में और खासतौर पर न्यूयॉर्क की शाखा पे कोई असर नहीं पड़ा। और अब बाजारों का हाल देख लेते हैं। शेयर बाजार की शुरुआत आज किस तरह से हुई, गिफ्ट निफ्टी से क्या कुछ संकेत मिले वो आपको दिखाते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 28 अंक नीचे 19,394 का स्तर दिखाई दिया और इसका असर ये दिखा कि सेंसेक्स और निफ्टी आज गिरावट के साथ खुलते हुए नजर आए। टॉप लाइन्स में आपको बता चुके हैं कि आज निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखी। आइए देखते हैं कि सेंसेक्स की शुरुआत जो है वो किन स्तर पर हुई है। सेंसेक्स 196 अंकों की गिरावट के साथ 64,635 के स्तर पर आज कारोबार करता हुआ नजर आया और कुछ ऐसी ही गिरावट दिखाई दी निफ्टी में भी। और निफ्टी की ओपनिंग देखते हैं 50 अंक नीचे 19,344 का स्तर दिखाई दिया निफ्टी का। और अभी ये जो गिरावट है और भी गहराती जा रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप ये थोड़ा सा संभलने की कोशिश करते हुए नजर आए। स्मॉल कैप थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, लेकिन मिड कैप में अभी भी गिरावट का दौर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। आईटी और बैंक के जो इंडाइसेस हैं वो नीचे हैं। देखते हैं कि किन स्टॉक्स में खरीदारी का माहौल है। आज के टॉप गेनर्स हमारे स्क्रीन पर इस वक्त पावर ग्रिड में करीब 0.25% की बढ़त, ओएनजीसी भी 0.67% बढ़ा है। एचडीएफसी लाइफ 625 का भाव 0.6% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 5,327 और अदानी इंटरप्राइजेस 2,226 का स्तर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा है। आधी फीसदी से ज़्यादा ये टॉप गेनर्स आज बाजार में मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ पर गिरावट है वो भी हम आपको दिखाते हैं। गिरावट की अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में करीब 1% की गिरावट, टाइटन भी 0.25% गिरा, इंडसइंड बैंक 0.25% की गिरावट, डॉक्टर रेड्डीज और एशियन पेंट्स में भी 0.6 और 0.8% की गिरावट आज नजर आ रही है। किस तरह से अमेरिकी बाजार ये करते हुए नजर आए वो आपको बताते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में बढ़ोतरी है, S&P 500 नीचे और नैस्डैक 130 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये वायदा बाजार के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। किस तरह से यूरोपीय बाजारों ने अपना रुख दिखाया वो आपको बताते हैं। यूरोपीय बाजार में अगर हम लंदन की बात करें, FTSE 53 अंकों पर, फ्रांस का CAC 79 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और डैक्स जर्मनी का डैक्स 122 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। आज एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख रहा। गिरावट के साथ निकी, हैंगसेंग और कॉस्पी स्क्रीन पर आपके। ये जो लगातार अमेरिका ये कह रहा है कि हम ब्याज दरें और बढ़ा सकते हैं, तो फंड्स फ्लो की जो दिक्कतें हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को लगता है कि हो सकता है फंड्स फ्लो में कमी आए और इसी वजह से उसका असर आज एशियाई बाजारों पर दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तौर पर जो भारतीय बाजार हैं वो भी नुकसान के साथ खुले हैं। कौन कौन से सेक्टर्स में आपको हमने पहले ही बताया कि गिरावट है। अच्छी खबर यह है कि ब्रेंट क्रूड का भाव है 80-81 के बीच में बना हुआ है। 80.38 का स्तर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। ब्रेक के उस पार दिवाली से दिवाली तक शेयर मार्केट आपके लिए बेहतर मुनाफा लेके आएगा या फिर कुछ ऑप्शंस हैं गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं खास इकॉनमी टुडे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। जैसा कि आप सभी को पता है कि धनतेरस का दिन जो उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माहौल का होता है, उत्साह का होता है। और आज धनतेरस यानी धनवंतरी और कुबेर की पूजा का उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा।
धनतेरस पर सोने चांदी के गहनों के साथ साथ जो गृहस्थी के दूसरे सामान भी खरीदने की परंपरा है। परंपरा से बाजारों में रौनक होती है और अच्छा कारोबार भी होने की उम्मीद है। आपको दिखाते हैं ये लो। देश के सबसे बड़े त्योहार दिवाली ने हमारे घर की दहलीजों पे दस्तक दे दी है। जाहिर सी बात है, बाजारों में भी इसकी चकाचौंध दिखेगी। घर सजाने से लेकर आभूषण खरीदने तक ग्राहकों के अंदर कई रुझान दिखने को मिल रहे हैं और घरों से पहले बाजार सज गए हैं। देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है और भारत में सबसे बड़े त्योहार दीपावली और धनतेरस से पूरे देश में रौनक है। लोग भगवान श्री राम और माता सीता के आगमन के लिए घरों को सजाने लगे हैं। वहीं धनतेरस पर खरीदारी करने की शुभ परंपरा को भी निभाना चाहते हैं। घरों से पहले बाजारों में दीपावली की धूम मची है। इस त्योहारी सीजन में व्यापारियों को बम्पर लाभ होगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की धनतेरस और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं की खरीदारी होगी। कुल मिला के यदि देखें तो इस बार स्थानीय उत्पादों पर ही ज्यादा जोर है उपभोक्ताओं का। दिवाली धनतेरस के मौसम में सोने चांदी के गहनों और स्पेशल आइटम की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। दिल्ली में आभूषणों की दुकानों पर भी ग्राहकों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। दीपावली के बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक शुभ मुहूर्त पर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। अगर सोने चांदी की बात की जाए तो त्योहारी सीजन में सोने के दाम बढ़े हैं, जबकि चांदी में गिरावट आई है। कीमतों की बात करें तो 22 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत अक्टूबर से पहले हफ्ते में 52,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही, जो अब बढ़कर करीब 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत अभी 73,500 प्रति किलोग्राम है। कीमतों में उतार चढ़ाव होने के बावजूद धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा से बाजार में कारोबार अच्छा हो रहा है। गिफ्ट पर्पस के लिए भी है और जो अपने लिए ले रही हूँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, फ्यूचर के लिए। धनतेरस पर हमारे इसे शुभ माना जाता है कि गोल्ड लेना तो मस्ट है, तो मैं एवरी धनतेरस आती हूँ और ज्वेलरी बाय करती हूँ। गोल्ड एक डुअल पर्पस चीज़ है। आज आप इस्तेमाल भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी है। आप खुद ही देखिए गोल्ड का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अच्छा माना जाता है धनतेरस पे गोल्ड लेना, तो वी विल ट्राई टू टेक धनतेरस पे। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि धनतेरस की बिक्री को लेकर देश भर में आभूषण व्यापारियों में काफी उत्साह है, जिसके लिए आभूषण व्यापारियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस धनतेरस ग्राहक शादी विवाह के लिए भी भारी और परंपरागत गहनों के साथ साथ रोजमर्रा के हल्के और ट्रेंडी गहने भी खरीद रहे हैं, क्योंकि सोना निवेश के लिए बेहतर विकल्प है। कुछ ग्राहक निवेश के तौर पर भी सोना खरीदते नजर आए। ज़्यादातर खरीदार धनतेरस और दिवाली के शुभ मुहूर्त का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इस समय खरीदारी करना चाहते हैं ताकि उनके आभूषणों के साथ देवों का आशीर्वाद भी उनके घर आए। बाजार में रौनक पूरी है और त्योहारों की चकाचौंध देखते ही बनती है। ऐसे ही नहीं, दिवाली भारत का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा त्योहार है। कैमरा पर्सन शिव के साथ अंबिका रश्मि, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राहुल गुप्ता जी जो कि एक्सपर्ट हैं बुलियन बाजार के, और विवेक बजाज जो कि को फाउंडर हैं स्टॉकेज के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। शुभकामनाएं आपको त्योहारी सीजन की शुरुआत। हमें ये पता चला है कि आप लोगों के एसोसिएशन ने एक बड़ा टारगेट सेट किया है इस साल के लिए। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप मार्केट्स को? देखिए, धनतेरस की आपको और आपके सब व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोने का दाम पिछले साल धनतेरस के मुकाबले में 52,000 से अंदाजन 62,000 पहुंचने की उस पे है। और जाहिर सी बात है कि अभी हाल में ही सोने के दाम बढ़े अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं के कारण से, परंतु भारतीय बाजार में बड़ी उमंग है। इसको देखते हुए आप सोचिए, जिसने पिछले साल 5 लाख रुपए का सोना खरीदा हो धनतेरस के दिन, तो उसके लिए तो बहुत ऑस्पिशियस है कि एक साल में 1 लाख रुपए बढ़ गए। और आगे भी ऐसा ही दिख रहा है, सोने के दाम तेजी में ही दिख रहे हैं। और जो ओवरऑल ज्वेलर्स हैं, सबको ऐसा लगता है कि डिमांड पॉजिटिविटी इंडिया में बहुत हाई है, क्योंकि इनकम लेवल और हर चीज की इंप्रूवमेंट जो हो रही है चौतरफा, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे आता ही आता है।
और जितनी भी इन्वेस्टमेंट है हर आदमी उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट 30% 40% सोने में लगा ही रहा है। और धनतेरस की जहां तक बात है तो भारत के अंदर इतने सालों से धनतेरस पे सोना खरीदना, चांदी खरीदना इनको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। यहाँ तक कि पूजा की सामग्री के अंदर भी लोग सोने और चांदी के सिक्के रखते हैं और आगे से उसको अपने लिए एक ऐसा गुड लक यूज करते हैं लाइफ लॉन्ग के अंदर। तो मुझे लगता है कि आज हाँ जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्साह का माहौल, त्योहारों का माहौल और परंपराओं से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा जो उत्सव है उसकी शुरुआत हुई है। और बजाज साहब आपके पास आते हैं, ये राहुल जी तो कह रहे हैं कि भाई 20% का इजाफा हुआ एक साल में, तो भाई स्टॉक मार्केट में लोगों को जाना चाहिए इस दिवाली, अगली दिवाली तक के लिए, या फिर सोना बेहतर है? वो तो कह रहे हैं 30-40% लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सोने में। आई थिंक हम लोग एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं। शेयर बाजार एक बहुत ही अलग पर्पस मीट करता है और द गोल्ड जो है वो बहुत ही, इनफैक्ट कहा जाता है कि इंडियन हाउसवाइफ्स हैव बीन द बिगेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, क्योंकि गोल्ड एज एन एसेट क्लास हैज गिवन ट्रेमेंडस रिटर्न। बट मेरी बस दरखास्त रहेगी कि दोनों एसेट क्लास को कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों भाई भाई है और दोनों का साथ में रहना बहुत जरूरी है। हमको इफ और ये में कंपेयर, मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अगर आप आज्ञा दें। बिल्कुल पिछले 5 साल में अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की मैं खाली बात करूं, लार्ज कैप फंड जो कि बड़े कंपनीज में खाली इन्वेस्ट करते हैं, उनका रिटर्न था 13.6% CAGR पिछले 5 साल का। और मिड कैप जो है, जो थोड़े से रिस्की इक्विटी होती है, जो बड़ी वाली कंपनीज नहीं होती है, छोटी उससे कंपनी होती है, उनका रिटर्न था 18.8% पिछले 5 साल का CAGR। और स्मॉल कैप जो और छोटी होती है कंपनीज, उनका रिटर्न था तकरीबन 21.5%। और ये मैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करो। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी करते तो इस तरह से रिटर्न आपके जनरेट होते। यही मैं पिछले 5 साल का आपको गोल्ड का अगर रिटर्न बताऊं तो वो है तकरीबन 12.6%। और गोल्ड का जो रिटर्न है उसमें 3 से 3.5% रिटर्न जो है वो रुपये का डिप्रिशिएशन के कारण है। आज हमको फील नहीं होता है ये चीज की, क्योंकि हम इतनी गौर से USD INR को ट्रैक नहीं करते हैं, पर जो हम जनरल लैंग्वेज में, जनरल पालन से बोलते हैं ना कि रुपये का वैल्यू कम हो गया है, देखो चीजों के दाम कितने बढ़ गए। तो अगर उससे अपने आप को हेज करना है तो वो 3 से 4% सालाना जो रुपये का डिप्रिशिएशन है उसका इम्पैक्ट गोल्ड में आता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि डिपेंड करता है कि आपकी एज प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर मुझे यंगर पॉपुलेशन को सजेस्ट करना है तो मैं इक्विटी कंपोजिशन ज्यादा बोलूंगा, गोल्ड का कंपोजिशन कम। बट अगर मैं थोड़े एजेड को बोलूंगा कि भाई आप 45-50 के हो गए हैं, अब आपके लिए सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गोल्ड का कंपोजिशन प्रॉब्लम मैं और बढ़ाता रहूंगा। लेकिन मैं देखिए इक्विटी वाला हूं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा आपको ये बोलना कि इक्विटी बंद कर दी जब गोल्ड में डाल। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इक्विटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से एसेट क्लास है जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर पर युवाओं में बहुत पॉपुलर हो रहा है। मेरे साथ बने रहिए। लेकिन राहुल जी, ये भी खबर है कि गोल्ड खरीदना अब ज़्यादा एक तरह से विश्वसनीय हो गया, क्योंकि सरकार अब हॉल मार्किंग या फिर कहीं यूनिवर्सल हॉल मार्किंग पर भरोसा जता रही है। वो काम बाजार का क्या रिएक्शन है इस पूरे कंप्लीट 100% हॉल मार्किंग को लेकर के, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है मार्केट? देखिए 10 सालों के अंदर जो हॉलमार्क मैंडेटरी कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप सोचिए देश में अंदाजन कहते हैं 2 से $2.5 ट्रिलियन का सोना है। अब ऐसे में लोग यदि फील करें कि उन्होंने जो 92% का 22 कैरेट खरीदा वो बाद में 82 निकला, तो दे फील डू। परंतु हॉलमार्किंग मैंडेटरी होने के बाद वो समस्या खत्म हो गई। यदि आज आप मान लीजिए 110 ग्राम का नेकलेस खरीद रहे हैं तो आपको मालूम है उसमें 100 ग्राम सोना है ही है। तो आप इन्वेस्टमेंट और फैशन पर्पस, जो दोनों डुअल पर्पस सॉल्व होते हैं, उसमें जो एक थ्रेट था बहुत बड़ा कि सोना कम निकले, वो थ्रेट बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब ऐसे के अंदर इंसान यही देखता है, खरीदने वाली गृहिणी यही देखती है कि यदि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करती हूँ तो मैं उसकी फैशन कंटेंट, उसको पहनने का पर्पस नहीं सॉल्व कर सकती। परंतु उसी सोने के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो हर तरह का पर्पस सॉल्व होता है। बट BIS के 100% मैंडेटरी हॉलमार्क के बाद निवेश वाली जो एक बात लगती थी कि सोने में निवेश ज्वेलरी फॉर्मेट में शायद इतना विश्वसनीय नहीं है, वो समस्या बिल्कुल 0 के लेवल पे आ गई है। वो समस्या खत्म हो गई है। आप कभी भी अपनी ज्वेलरी हॉलमार्क दिखाकर उसमें 91.66% सोना कभी भी वापस ले सकते हैं। सरकार ने प्रणाली बहुत सुचारू रूप से इंप्लीमेंट कर दी है ऑन ग्राउंड के। तो बजाज साहब, आपका शेयर मार्केट बिल्कुल लैकलस्टर है, उसमें कोई फैशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो मैं यंग हूं तो क्यों आऊं आपके पास, मैं जाकर के अच्छे अच्छे डिजाइन के ज्वेलरी खरीदूंगा और उसको फ्लॉन्ट करूंगा।
देखिए, आप बात वहां लेके जाएंगे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज we all are married and we understand the aesthetic value of gold is tremendous. गोल्ड हुआ या डायमंड हुआ या कोई भी हुआ, उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एक अलग एक हाई पॉइंट पे लेके आता है हमारे घर के जो सदस्य हैं, हमारे विमेन है घर पे, तो उसको कोई भी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती है। देखिए, वो एक अपना ऑब्जेक्टिव है, बट मैं फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव एक हाउस होल्ड वेल्थ का कितना परसेंटेज गोल्ड में होना चाहिए एज अ फाइनेंशियल एसेट। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने बिल्कुल पहले जो कहा कि भाई अगर कोई युवा है तो स्टॉक्स में जाए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो हेज करता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करता है, आप सोने में जाइए और बड़ा इंपॉर्टेंट एक एसेट क्लास है। लेकिन सर, सवाल मेरा ये था कि क्या कुछ फैशनेबल स्टॉक्स में ही हैं जिसको आप रख करके फ्लॉन्ट कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं, जैसे आप सोना रख करके भूल जाते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिहाज से वो शेयर्स जो सब लोग सुनना चाह रहे होंगे। जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे जो सबसे प्रिय थे राकेश जी, तो वो टाइटन में कितने टाइम से बैठे हैं। अगर हम टाइटन का रिटर्न देखेंगे तो वो गोल्ड के रिटर्न से बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट किया। काम वही करती है जो टाइटन है कि गोल्ड प्रोसेसिंग करती है। ऑब्वियसली वो और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके उन्होंने बहुत कुछ किया, उस कंपनी ने बहुत ग्रोथ दिखाया। पर शेयर बाजार में ये पोटेंशियल होता है कि एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होती है। सेम कॉन्सेप्ट पे अगर आप शेयर बाजार में राइट स्टॉक में राइट टाइम पे घुस जाए तो आपका रिटर्न बहुत बहुत ज्यादा होता है। बट हाँ, अब आपका होराइजन क्या है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, वो सारी बातें होती है शेयर बाजार में समझने लायक कि आप मोमेंटम इन्वेस्टर है, आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं। तो हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है। सो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा आपको एक सिंगल स्टेटमेंट में बताना कि भी ऐसे ही आपको करना। बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल जी, अब थोड़ा सा सोने से हट करके अगर हम चांदी की बात करें तो मुझे लगता है वॉल्यूम वाइज उसकी खरीदारी आज के दिन ज़्यादा होती है, चाहे वो पूजा के सामान हो या फिर थोड़ा सस्ता होता है तो यूथ भी थोड़ा सा सिल्वर ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चांदी की बाजार में डिमांड किस तरह से दिख रही है और क्या ट्रेंड नजर आ रहा है आपको? देखिए, पिरामिड जिस तरह से जैसे हमारी सोसाइटी है, अब उसको देखते हुए चांदी का सिक्का ही एक ऐसी चीज है जो नीचे से लेके ऊपर तबके का हर आदमी खरीद रहा है और उसको पूजा में इस्तेमाल करता है। तो दैट इज द रीजन कि चांदी की क्वांटिटी टर्म्स में डिमांड बहुत ज्यादा होती है। परंतु जैसे जैसे आय लोगों की बढ़ रही है और एवरेज इनकम बढ़ रही है, तो गोल्ड का पेनिट्रेशन थर्ड लेवल के ऊपर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं जैसे अब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड भी बेचना स्टार्ट किया है, 1 ग्राम तक भी सोना खरीदना पॉसिबल हो गया है। तो 6000 मात्र जो लगा रहा है उसके पास भी सोना खरीदने का ऑप्शन है। जो आदमी पहले 10 ग्राम चांदी का सिक्का खरीदता था 7000 में, आज वो 6200 रुपए का 1 ग्राम सोना भी खरीद पाता है। तो उसको देखते हुए चांदी की डिमांड तो पेरिनियल है ही, क्योंकि चांदी पूजा के अंदर भी इस्तेमाल होती है। परंतु सोने की पेनिट्रेशन भारतीय बाजार में बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब ऐसा दिखता है कि पूरे पिरामिड के अंदर ऊपर से नीचे का आदमी इनकम लेवल इंप्रूवमेंट और खुशहाली इंप्रूवमेंट को मद्देनजर रखते हुए 5-7 साल के अंदर हर आदमी आपको सोना खरीदता हुआ दिखेगा भारत के अंदर। दिवाली के दिन सोना और चांदी देश बराबर कर देगा, ऐसा मानते हैं। बजाज साहब, चलते चलते फाइनल क्वेश्चन आपसे, कौन से सेक्टर्स पे निगाह रखें इस दिवाली से अगली दिवाली तक, और कोई स्टॉक्स आप रेकमेंड करना चाहते हैं? स्वागत है। दुर्भाग्य, मैं स्टॉक से रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा आपको, बट हाँ, एक थीम मार्केट में जो मुझे लगता है आने वाले 1 साल के लिए अभी भी वैलिड है, सबसे बड़ी थीम है, वो है फाइनेंशियलाइजेशन थीम। अभी इंडिया बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है फाइनेंशियल एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही छोटे लोग हैं, कम लोग हैं जो मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंकिंग पेनिट्रेशन काफी अच्छा हो गया है, लेकिन म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन, इक्विटी पेनिट्रेशन अभी भी काफी बाकी है। तो मुझे लगता है ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, नाम बताना नहीं चाहूंगा, बट ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है वो अच्छा करेंगी। शायद 1 साल में करे, 2 साल में करे, 3 साल में करे, मैटर नहीं करता। दूसरा, आई थिंक इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, एंड टिपिकली देखा गया है कि इलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट के जब नए पॉलिसीज आते हैं, नया सोच आता है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग का एक रोड मैप और बेटर होता है। लास्ट 2 साल से आप देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन ट्रिमेंडस। आज प्राइवेट स्पेंडिंग, प्राइवेट केपेक्स हैव जस्ट पिक्ड अप, लेकिन लास्ट 2, 3, 4 साल से प्राइवेट केपेक्स वे नॉट सो ग्रेट वीजा वीज द गवर्नमेंट केपेक्स। मुझे लगता है गवर्नमेंट अभी भी बहुत अच्छे मूड में है कि वो केपेक्स करे, चाहे वो डिफेंस के अंदर में है, चाहे इंफ्रा है, रेलवे है। तो ये थीम चलती रहेगी आने वाले कुछ साल। विवेक बजाज जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। राहुल गुप्ता जी, आपका भी शुक्रिया और ढेरों शुभकामनाएं आप दोनों को ही त्योहारी सीजन की। बहुत बहुत शुक्रिया। इकोनॉमी टुडे के आज के इस खास डिस्कशन में इतना ही, लेकिन अब नजर डालते हैं व्यापार जगत की कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि केंद्रीय बैंक पूरी तरह से सतर्क है और मॉनिटर पॉलिसी का जोर आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के साथ महंगाई को काबू में लाने पर है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर को 2% घट बढ़ के साथ 4% पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने डिफॉल्ट करने वाली फर्म के निजी गारंटरों को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि फर्म चूक करती है तो निजी तौर पर उसकी गारंटी देने वालों के खिलाफ ऋण शोधन कार्रवाई करना कानूनी रूप से एकदम सही है। साथ ही अदालत ने ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता यानी IBC के प्रमुख प्रावधानों की संवैधानिकता भी बरकरार रखी। दिवाली पर रोजमर्रा के उपभोग वाली वस्तुओं की मांग में तेजी आने की उम्मीद से किराना स्टोरों ने ऐसे उत्पादों का स्टॉक बढ़ा लिया है। रिटेल इंटेलिजेंस फर्म बिजॉम के आंकड़ों से इसका पता चला है। ग्रामीण बाजारों में FMCG उत्पादों की मांग थोड़े समय पहले नरम थी, मगर त्योहारी सीजन में अच्छी मांग देखी जा रही है। बिजॉम प्रमुख के मुताबिक FMCG के सभी श्रेणियों में ग्रामीण बाजारों में मांग 2 अंक में बढ़ रही है। ब्रिटेन के लग्जरी कार निर्माता लोटस कार्स ने इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रो के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया। कंपनी की यह कार 3 अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध है। लोटस कार्स साल 2024 में पेट्रोल डीजल वाली एमिरा कार भी भारतीय बाजार में लाने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र में निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करके रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 40,000 नए रोजगार पैदा होंगे। यह नीति 2027-28 तक के लिए लागू की जाएगी। अक्टूबर में सक्रिय इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में शुद्ध निवेश मासिक आधार पर 42% बढ़कर 19,957 करोड़ रुपए पहुंच गया। अक्टूबर से पहले के 6 महीनों में यह निवेश घटकर निचले स्तर पर रह गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 7.79% की कूपन दर से 10 वर्षीय बॉन्ड जारी कर 20,000 करोड़ रुपए जुटाए। किसी गैर वित्तीय भारतीय कंपनी द्वारा यह सबसे बड़ा बॉन्ड निर्गम है। बाजार कारोबारियों का कहना है कि इस निर्गम के लिए ज्यादातर ग्राहक बड़ी बीमा कंपनियों और पेंशन फंड थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मूल्यांकन अधिकारी की पूर्ण उदासीनता और लापरवाह दृष्टिकोण पर असंतोष व्यक्त करते हुए आयकर अधिकारियों को मूल्यांकन वर्ष 2016 के लिए वोडाफोन आइडिया को ब्याज सहित 1,128 करोड़ रुपए से अधिक वापस करने का निर्देश दिया है। चलिए, इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।